फर्रुखशियर ने अपने भाई जहांदार शाह को 1713 में आगरा में हराया और इस हार में, जहांदार शाह की इस हार में फर्रुखशियर का उतना बड़ा योगदान नहीं था, सारा योगदान सैयद ब्रदर्स का था। और जैसे ही फर्रुखशियर ने हराया जहांदार शाह को, किंग मेकर्स या सैयद ब्रदर्स ताकतवर हो गए। पीछे हम बता चुके हैं सैयद ब्रदर्स के बारे में। सैयद ब्रदर्स ने सैयद ब्रदर में दो लोग थे, सैयद अब्दुल्ला खान बाराहा और सैयद हुसैन अली खान बाराहा। मैंने बताया कि पटियाला के पास एक बाढ़ा गांव था, जहां से होने के कारण इनको बाराहा कहा गया। बाढ़ा का बिगड़ कर नाम बाराहा बन गया। सैयद बंधुओं ने जुल्फिकार खान की हत्या कर दी और स्वयं को प्रमुख पदों पर नियुक्त कर लिया। प्रमुख पदों का मतलब है कि सैयद अब्दुल्ला खान बाराहा को वजीर बनाया गया और हुसैन अली खान को मीर बख्शी बनाया गया। और शासन पर इन्हीं दोनों लोगों का कब्जा हो गया, जिसके कारण से इसे घृणित कायर शासक भी कहा जाता है। फर्रुखशियर को कुछ कर नहीं सका। मराठों, जाटों, राजपूतों के साथ शांति संबंध बनाए रखने का पूरा प्रयास किया और सिख विद्रोह को दबाने में भी ये सफल रहे और बंदा बहादुर को पकड़कर फांसी दे दी गई। बंदा बहादुर का मैटर चल रहा है कब से? बंदा बहादुर का मैटर चल रहा है बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल से। 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने गुरुओं जैसा व्यवहार करना शुरू किया और अपने लिए एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना का प्रयास किया, जिसका मुगलों ने विरोध किया। बहादुर शाह प्रथम ने भी उसका विरोध किया, जहांदार शाह ने भी उसका विरोध किया और सैयद बंधुओं के नेतृत्व में फर्रुखशियर उसको हराने में सफल रहा। बाकी जितनी इंडियन पावर्स थी, चाहे वो मराठे हैं, जाट हैं, बुंदेला हैं, राजपूत हैं, उनके साथ पहले जैसा ही संबंध सभी शासक बनाते चले आ रहे हैं। बहादुर शाह प्रथम ने भी उनके साथ मित्रता की नीति का पालन किया, जहांदार शाह ने भी उनके साथ मित्रता की नीति का पालन किया और फर्रुखशियर ने भी उनके साथ मित्रता की नीति का पालन किया। लेकिन इस बीच में एक और छुपा हुआ शत्रु आस्तीन का सांप बैठा हुआ है, वो है कंपनी। धीरे धीरे करके कंपनी भी अपना प्रभाव बढ़ा रही है, लेकिन कंपनी के साथ व्यापार करने में भारतीय राजाओं को मुनाफा होता था, इसलिए वो हमेशा कंपनी को इस तरह का संरक्षण देते रहते थे जिससे अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ भारत के पक्ष में आता रहे। इसी क्रम में 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापारिक विशेषाधिकार दिए। खासतौर से बंगाल में उसकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए सीमा शुल्क को माफ कर दिया गया, मतलब चुंगी नहीं देनी होगी बंगाल में व्यापार करने के लिए, और ये उनके लिए बहुत फायदे वाला व्यापार होने लगा। सैयद बंधुओं ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त करने के पीछे मराठों और राजपूतों और जाटों, बुंदेलों, इस तरह के जो हिंदू रियासतें थी उनको संतुष्ट करना इनका उद्देश्य था, ताकि झगड़ा समाप्त हो सके और हमारी सत्ता को ये स्वीकार कर लें। तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया। शेर और सैयद बंधुओं के बीच मतभेद बढ़ता गया। शासक और वजीर के बीच दूरी बढ़ना शुरू हुई। बहुत ऑब्वियस है कि अगर वजीर प्रधानमंत्री राजा के ऊपर ज़्यादा प्रभाव बनाएगा या वो सारे संबंधों को इस तरह से निर्मित करेगा जिससे उसका प्रभाव दरबार में ज़्यादा बना रहे, तो बाकी लोग तो नाराज होगा ही। तो बाकी इनके विरोधी भी हो रहे हैं, सैयद बंधुओं के विरोधी भी तैयार हो रहे हैं, और साथ ही साथ सैयद बंधुओं के विरोधी क्या करेंगे? फर्रुखशियर का कान भरेंगे कि आपके अधिकारों का हनन कर रहा है। फर्रुखशियर भी इसका विरोधी होता गया और सैयद बंधुओं के खिलाफ 3 बार साजिश करी, लेकिन साजिश सफल नहीं हो पाई और अंत में फर्रुखशियर को सैयद ब्रदर्स मार देंगे। इसके सहयोग से मार देंगे, आप देखेंगे कि वो मराठों के सहयोग से मार देंगे। 2-4 बिंदु सैयद बंधुओं के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी देख लीजिए। सैयद ब्रदर्स शब्द का तात्पर्य सैयद हसन अली खां बाराहा और सैयद अब्दुल्ला खान बाराहा से है। इनके जन्म है ये, और मुगल साम्राज्य में शक्तिशाली मुगल सेना जनरल थे। 18वीं शताब्दी में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी राजनीति में। अपनी इच्छानुसार राजाओं को सिंहासन पर बिठाने, गद्दी से हटाने में इनकी भूमिका बहुत रही। इनकी इस भूमिका के कारण इन्हें राजा निर्माता या किंग मेकर कहा गया। और इन्होंने विघटन को रोकने का, दरबार के षड्यंत्रों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बहुत हद तक सफल नहीं हो पाए ये। अभी फर्रुखशियर के बाद इन्होंने फर्रुखशियर की हत्या करके फर्रुखशियर को गद्दी से हटाकर और इन्होंने अगला शासक बना दिया रफीउद्दर्जात को। फर्रुखशियर को सिंहासन से हटाने में मराठों का भी सहयोग लिया। तो मराठों का सहयोग फर्रुखशियर को हटाने में लिए जाने के कारण से मराठों को दिल्ली की आंतरिक कमजोरी का पता चल गया, मतलब कि मुगलों की आंतरिक कमजोरी का पता चल गया, जिसके कारण से 1720 के बाद आप देखेंगे
1713 के बाद आप देखेंगे कि मुगल जो है ज़्यादा आक्रामक हो गए। उनको समझ में आ गया कि अंदर से तना खोखला है और उस पर प्रहार करने की ज़रूरत है, और 1720 तक जाते जाते उन्होंने बड़े हिस्से पर कब्जा किया। रफ़ीउद्दर्जात जो है वो थोड़ा ठीक आदमी थे अगर देखा जाए, कि सैयद बंधुओं ने उन पर नियंत्रण स्थापित किया और उनके नाम पर प्रशासन चलाते रहे। रफ़ीउद्दर्जात का उत्तराधिकारी उसका भाई रफ़ीउद्दौला हुआ। 1719 में रफ़ीउद्दर्जात की मृत्यु हो गई और रफ़ीउद्दौला जो है शासक बन गए। औरंगजेब के पोते निकुशियर ने उसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया और मित्रसेन नाम के एक ब्राह्मण ने समर्थन भी दिया और आगरा के सिंहासन पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन हुसैन अली खां बारहा ने निकुशियर को पराजित कर दिया, है ना। हुसैन अली खान ने आगरा पर चढ़ाई कर दी और निकुशियर को पराजित कर दिया, और रफ़ीउद्दौला जिसे शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है उसको राजा बना दिया, लेकिन उसको टाइफाइड के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या कहानी हुई? कहानी ये हुई कि सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर को गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र किए गए और षड्यंत्र करके मराठों का सहयोग लेकर फर्रुखशियर को गद्दी से हटा दिया गया। उसकी जगह पर रफ़ीउद्दर्जात को शासक बना दिया। रफ़ीउद्दर्जात के शासन के विरुद्ध उसके भाई रफ़ीउद्दौला ने विद्रोह कर दिया और उसका नाम निकुशियर भी था, और निकुशियर को हरा दिया फिर से हुसैन अली खां बारहा ने, और रफ़ीउद्दौला को शासक बना दिया। और रफ़ीउद्दौला शासक तो बना लेकिन लंबे समय तक शासन नहीं कर सका, बहुत जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई तपेदिक से या टाइफाइड से। और उसके बाद शासक बने मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्होंने 1719 से 1748 तक शासन किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने मयूर सिंहासन पर 1719 में अपनी सत्ता स्थापित करी, तो फिर से शासक बन गए मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 में सिंहासन पर बैठे और 1748 तक शासन किया। इनका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था और बहादुर शाह प्रथम के पोते थे। जहां शाह के भाई थे जो कि नृत्य के शौकीन थे और स्वयं एक विशेषज्ञ थे कथक नृत्य के, इसीलिए इनको रंगीला कहा जाता है। इनका शासनकाल इसलिए भी जाना जाता है कि उर्दू भाषा का विकास इन्हीं के समय में हुआ। उर्दू शब्द जो है वो बेसिकली उर्दू शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सैन्य शिविर, मिलिट्री कैंप। तो ये भाषा ऐसी भाषा है जो सैन्य शिविरों में विकसित हुई, और जो भारत में मुगल सेना थी उसमें बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे मुस्लिम्स भी होते थे, जो आपस में बात करने के लिए जो मुसलमान थे वो टूटी फूटी फारसी, हिंदू जो थे वो टूटी फूटी फारसी बोलते थे, और जो मुसलमान थे वो टूटी फूटी हिंदी बोलते थे। अब तक हिंदी का भी विकास हो चुका था, तो वो टूटी फूटी हिंदी बोलते थे, वो टूटी फूटी फारसी बोलते थे। तो दोनों फारसी और हिंदी को मिला लिया, और इसी टाइम पे इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस हो रही थी इंडियन संस्कृति में, तो इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत मिला लें। तो इंग्लिश, हिंदी और फारसी, इन तीनों को मिलाकर जो भाषा विकसित हुई वो उर्दू हुई, और माना जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में उर्दू का सबसे अधिक विकास हुआ। और ये आगे चलते चलते बहादुर शाह थर्ड के टाइम तक उर्दू एकदम मुख्य भाषा बन जाएगी, और बहुत महान कवि उर्दू भाषा के होंगे, जिनमें से स्वयं बहादुर शाह जफर भी हैं, और मीर तकी मीर हैं, और एक और हैं गालिब, मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, बहादुर शाह जफर, इस तरह के कई लोग उर्दू के महान कवि होंगे। खैर, राजनीतिक इतिहास में आते हैं। 1720 में निजामुल मुल्क चिनकुलिज खां और अपने पिता चचेरे भाई मोहम्मद अमीन खान की मदद से सैयद बंधुओं को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका। किन्होंने? निजामुल मुल्क चिनकुलिज खां ने। हमने आपको पीछे बताया था कि ये कौन सा गुट था? ये ईरानी गुट था। उसने मोहम्मद अमीर खान को, जिसने हुसैन अली खां की हत्या की थी, एतमादुद्दौला की उपाधि दी और वजीर के पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद शाह ने इसे वजीर के पद पर नियुक्त किया हुसैन अली खान को, है ना। अपने शासनकाल के दौरान इसके शासनकाल के दौरान स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से निजामुल मुल्क चिनकुलिज खां जिसका नाम था, उसने दक्कन में अपनी सत्ता स्थापित कर ली।
सआदत खान के नेतृत्व में अवध में सत्ता स्थापित हो गई और मुर्शीद कुली खां के बंगाल में के नेतृत्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा स्वतंत्र हो गए। तो आपको मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल इसलिए भी याद रखना चाहिए क्योंकि इस काल में प्रांतीय राज्यों का विकास शुरू हो गया था और 3 प्रांतीय राज्य जिनमें से बंगाल, दक्कन और अवध, ये तीनों मुगल सत्ता से स्वतंत्र हो गए थे और अलग राज्य बन गए थे। प्रशासन की उपेक्षा की, स्वयं राज दरबार के षड्यंत्रों में शामिल रहा, प्रभावी नियंत्रण में गिरावट आई। आप देख रहे हैं कि केंद्र से दूर के राज्य जितने हैं वो स्वतंत्र होते जा रहे हैं, तो ये तो होगा ही होगा। और इसी के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके दिल्ली को बहुत बुरी तरह से लूटा, जिसका प्रभाव इनके ऊपर बहुत बुरा हुआ। तो हम लोगों ने पढ़ा कि मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल, मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए जाना जाता है। अवध स्वतंत्र हो गया, दक्कन स्वतंत्र हो गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया और रही सही कसर को पूरा किया नादिर शाह के आक्रमण ने। थोड़ी बातें हमें नादिर शाह के बारे में भी जान लेनी चाहिए। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का शासक होने के बाद अपने सत्ता विस्तार के क्रम में इन्होंने, हालांकि हमेशा से फारस के शासकों का अफगानिस्तान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति रहती थी। जब से भारत में मुगल पावर में आए हैं तब से लगातार इस बात का वो प्रयास करते रहते हैं। जैसे मुगल भारत में कैसे आए, अगर इस बात को समझोगे तो बाबर कहाँ से आया था, सेंट्रल एशिया से आया था और सेंट्रल एशिया के उस हिस्से से आया था जो कभी चंगेज खान के साम्राज्य का हिस्सा होता था, या यूं कह लो कि चंगेज खान के साम्राज्य के विघटन के बाद जो कई छोटे छोटे राज्य बने थे उसी में से एक मिर्जाओं का भी राज्य था। और इधर ईरान भी बाबर ने आके काबुल पर कब्जा किया 1507 ईस्वी। तो इधर से ईरान के शाह ने उसको कब्जा करने से नहीं रोका, उसका सिर्फ एक कारण था कि ये शिया था और ये सुन्नी था। और चूंकि चंगेज खान के वंशज सुन्नी थे और उधर से तुर्की एम्पायर भी सुन्नी था और ये दोनों मिलकर ईरान को दबाने के प्रयास किया करते थे, जिससे ईरान ने ये प्रयास किया कि अगर वो मुगलों को साथ देता है तो वो भी एक काउंटर फोर्स तैयार कर पाएगा सेंट्रल एशियन सुन्नी शासकों के साथ, और जो तुर्की के सुन्नी शासक हैं उनके विरुद्ध एक पावर क्रिएट कर पाएगा। लेकिन ये समीकरण बाद में टूट गया और धीरे धीरे आपने ये भी पढ़ा है कि जब हुमायूं भाग के गया तो वो चाहता तो वहां जा सकता था जहां से वो आया था बाबर, वहां भी जा सकता था, वो चाहता तो भाग के तुर्की भी जा सकता था, लेकिन ये लोग उसको शरण नहीं दिए। और वो क्यों गया इनके पास, इसलिए इनके पास गया, ईरान के पास इसलिए गया, ईरान के शाह के यहाँ इसलिए रहा वो इतने दिनों तक, क्योंकि ईरान का शाह ही इनका और इनका मतलब तुर्की और सेंट्रल एशियन सुन्नी साम्राज्य का विरोधी था। लेकिन ये समीकरण इस टाइम तक आते आते बिगड़ गया और ईरान के शासकों ने अफगानिस्तान को हमेशा अपना समझा था मेडिवल पीरियड में। तो नादिर शाह जब ईरान का शासक बना, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है उसको, तो उसने अपना प्रभाव काबुल पर बनाने के लिए काबुल पर आक्रमण किया। काबुल पर कब्जा कर भी लिया उसने, 1738 में ही काबुल पर कब्जा कर लिया। और काबुल पर कब्जा कर लेने के बाद उसने लाहौर पर कब्जा किया और लाहौर पर कब्जा कर लेने के बाद फिर उसका हृदय जो है भारत को लूटने की ओर बढ़ा। हालांकि लाहौर मतलब इंडिया ही है, बस यूं कह लो कि उस समय वो भारत नहीं पंजाब कहा जाता था, तो उस बीच में वो आगे बढ़ा, वहां तक लाहौर तक कब्जा कर लिया। लाहौर तक कब्जा कर लेने के बाद फिर कोई रास्ता नहीं बचा, समझ में आ गया कि लड़ाई करनी ही करनी पड़ेगी। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इससे निपटने का निर्णय लिया कि भाई चलो अब इनसे हम दो हाथ कर ही लेते हैं। और ये दो हाथ करने के लिए मुगल आर्मी और इधर से काबुल लाहौर जीतने के बाद फिर इनकी आर्मी, दोनों की आर्मी करनाल में आमने सामने हुई। करनाल का युद्ध मुश्किल से 2 से 3 घंटे चला हुआ युद्ध था। बहुत जल्दी ही नादिर शाह की सेना ने बहुत आसानी से मुगल सेना पर कब्जा कर लिया।
मुगल सेना का नेतृत्व खान ए दौरान नाम का एक इनका मुगल सेनापति कर रहा था, खान ए दौरान। और बहुत जल्दी ही इनने घुटने टेक दिए। नादिर शाह ने बहुत कहर बरपाया इनकी सेना पर, और बाद में जब ये जीत गया नादिर शाह, तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में एक संधि वार्ता शुरू हुई। इस संधि वार्ता का मुख्य कर्ता धर्ता था सादत खान। ये सादत खान वही है जो भी आगे चलकर हमने आपको बताया था कि पीछे हमने आपको बताया था कि उसने अवध में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। तो सादत खान ने नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में समझौता करवाया। इस बात से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खान को सेनापति बना दिया, जिसे हम लोग मीर बख्शी कहते हैं। मीर बख्शी का पद दे दिया। इस बात से शहादत खान के साथ एक और व्यक्ति था जिसे निजामुल मुल्क हम लोग कह सकते हैं, निजामुल मुल्क उसका नाम था। तो उसने उसको जलन हुई, और सॉरी निजामुल मुल्क ने समझौता करवाया और सादत खान को जलन हुई। निजामुल मुल्क ने समझौता करवाया, निजामुल मुल्क ने समझौता करवाया, और इस समझौते से तो जलन नहीं हुई, लेकिन निजामुल मुल्क को सेनापति बना दिया गया। निजामुल मुल्क जो है, इसी का नाम चिनकुलिच खान भी था। तो चिनकुलिच खान ने समझौता करवाया, किसके बीच करवाया? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, जिससे खुश होकर मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को अपना मीर बख्शी नियुक्त किया। सादत खान भी मीर बख्शी बनना चाहता था, उसको भी इच्छा थी। जब सादत खान मीर बख्शी नहीं बन सका, तो उसने जो है वो मिल गया जाके नादिर शाह से, और नादिर शाह को बोला कि आप पंजाब पर ही आक्रमण किए हैं और अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा है। असली मजा तो यह है कि आप दिल्ली पर आक्रमण करें, और एक बार आप दिल्ली पर आक्रमण करिए 20 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे कम से कम। तो सादत खां के कहने पर नादिर शाह ने समझौता तोड़कर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, और दिल्ली पर आक्रमण के समय ही नादिर शाह की मृत्यु की अफवाह फैल गई, जिसके कारण से नादिर शाह की सेना पर लोग टूट पड़े और लगभग 700 के आसपास नादिर शाह के सैनिक मारे गए। इससे गुस्से में आकर नादिर शाह ने कत्लेआम का आदेश दिया और लगभग 30,000 लोगों को दिल्ली में काट डाला गया, मार डाला गया, और मोहम्मद शाह रंगीला को बंधक बना लिया गया, और पूरी दिल्ली को बहुत बुरी तरह से लूटा गया। और अंततः मोहम्मद शाह रंगीला को अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के बेटे से करना पड़ा। इस तरह से जाकर 1739 में नादिर शाह के आक्रमण का ये परिणाम रहा, और इस तरह से मुगल सत्ता के बहुत बुरे दौर का प्रतीक है ये आक्रमण, बहुत खराब समय का प्रतीक है आक्रमण। नादिर शाह ईरान का सम्राट था, वहाँ का राष्ट्रीय नायक था, अफगानों को ईरान से बाहर निकाला था, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया था। आक्रमण के कारण को अगर हम देखें तो नादिर शाह 1736 ईस्वी में सत्ता में आया, और सत्ता में आने के बाद उसने फारसी दरबार से अपना राजदूत वापस बुला लिया। मतलब कि मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा फारसी दरबार के साथ जो संबंध निर्मित किए गए थे उसको समाप्त कर लिया, जिसके कारण से राजनयिक संबंध समाप्त हुए, और राजनयिक संबंधों के समाप्त होने के कारण नादिर शाह अपना शत्रु मानने लगा मुगलों को। संबंध को फिर से बहाल करने का प्रयास किया नादिर शाह ने, और उस क्रम में उसने 3 मुगल राजदूत भेजे, और बार बार राजदूत भेजने के बावजूद भी मोहम्मद शाह रंगीला फारस के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित करने पर ध्यान नहीं दे रहा था। इवन कि तीसरे वाले दूत को उसने बंदी भी बना लिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। जब नादिर शाह ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो कुछ अफगान भागकर नादिर शाह के यहाँ आ गए, और नादिर शाह ने उनको राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया, उनको शरण भी दी, जिसके कारण से भी नादिर शाह नाराज हुआ। और इसके अलावा सादत खान निजामुल मुल्क ने नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, स्पेशली सादत खान ने, क्योंकि निजामुल मुल्क को मोहम्मद शाह ने अपना सेनापति बनाया था, जिससे सादत खान नाराज था। तो ये सारे कारण थे उसके आक्रमण के। सबसे पहले उसने जलालाबाद, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पे है, और पेशावर पर आक्रमण किया, फिर लाहौर पर कब्जा किया, और 1739 में फाइनली
24 अगस्त को करनाल का युद्ध हुआ।